क्या हो अगर जिसे तुम थामे हुए हो वही तुम्हें तोड़ रहा हो। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ऐसे पल आते हैं जो बीत तो जाते हैं लेकिन हमारे अंदर कहीं जम जाते हैं। कोई रिश्ता जो अधूरा रह गया, कोई बात जो कभी कह नहीं पाए, कोई गलती जिसे खुद से भी छुपा रखा है, या कोई सपना जो अधूरा रह गया और अब बोझ बन गया है। हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, खुद को समझाते हैं कि अब छोड़ देना चाहिए, पर मन मानता ही नहीं। और यही सबसे बड़ा विरोधाभास है। हम जानते हैं कि थामे रहना दर्द देता है, फिर भी छोड़ना मुश्किल लगता है। निक ट्रेंटन की द आर्ट ऑफ लेटिंग गो इसी मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक उलझन को खोलती है। यह किताब न केवल यह दिखाती है कि कैसे अपने अतीत, दर्द, डर और पछतावे से खुद को अलग किया जा सकता है, बल्कि यह भी बताती है कि छोड़ना क्या वास्तव में खोना होता है या यह एक नई शुरुआत होती है। किताब का असली फोकस छोड़ना कोई भावनात्मक लग्जरी नहीं, एक मानसिक जरूरत है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो का सबसे बड़ा सच यह है, हम तब तक पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम अपने अंदर के बोझ को पहचान कर उसे हल्का न करें। किताब ये नहीं कहती कि अपने अनुभव भूल जाओ, उल्टा ये स्वीकार करने को कहती है, क्योंकि जब तक हम अपनी भावनाओं से मुंह मोड़ते रहेंगे वे पीछे से हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती रहेंगी। ट्रेंटन बताते हैं कि लोग अक्सर एक ही मानसिक चक्र में फंसे रहते हैं। बार बार वही बातें याद करना, काश ऐसा किया होता वाली सोच, गुस्सा, अपराध बोध या खुद से नफरत, और सबसे खतरनाक खुद को परिभाषित करना अपने अतीत से। ट्रेंटन इस चक्र को इमोशनल रिसाइकलिंग कहते हैं, यानी एक ही पुरानी बात को बार बार सोचते जाना और हर बार उसी दर्द को दोहराना। इसका हल है सच को पहचानना, स्वीकारना और फिर सचेत रूप से उसे छोड़ने का फैसला लेना। क्यों छोड़ना इतना कठिन है? क्योंकि हम सोचते हैं कि अगर हम किसी चीज को छोड़ देंगे तो वो हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए मिट जाएगी। हम भावनात्मक रूप से उस चीज से ऐसे जुड़ जाते हैं जैसे वो हमारी पहचान का हिस्सा हो। मान लीजिए आपने एक रिश्ता बहुत शिद्दत से निभाया पर वो टूट गया। अब उसे छोड़ना सिर्फ एक इंसान को नहीं, उस संवेदना को छोड़ना है जो आपके दिल के बहुत करीब रही है। निक ट्रेंटन इस दर्द को नकारते नहीं बल्कि उसे समझने की जगह देते हैं। वो कहते हैं छोड़ना मतलब मिटाना नहीं होता, इसका मतलब है उस बोझ से खुद को आजाद करना जो अब आपकी ग्रोथ में रुकावट बन गया है। किताब की शैली, गहराई प्लस सादगी, कैश इशू, असली ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रेंटन का लेखन बिल्कुल सीधे दिल में उतरता है। वो जटिल मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों को आम भाषा में समझाते हैं। कोई भारी भरकम शब्द नहीं, कोई गुरु वाला टोन नहीं, सिर्फ एक इंसान जो दूसरी इंसानों से बात कर रहा है, ईमानदारी से, बिना दिखावे के। हर अध्याय में छोटे छोटे अभ्यास हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। उदाहरण, अगर तुम कल से उस चीज को याद नहीं कर सकते जिसे आज तुम छोड़ना नहीं चाहते, तो क्या वो वाकई इतनी अहम है? क्या तुम उसे छोड़ नहीं रहे क्योंकि वो तुम्हें परिभाषित करता है? ये किताब किन लोगों के लिए है? जो रिश्तों के टूटने के बाद आगे नहीं बढ़ पा रहे, जो पुरानी गलतियों से बाहर नहीं आ पा रहे, जो खुद को बार बार शर्मिंदगी या गिल्ट में पाते हैं, जो हमेशा कुछ अधूरा है वाली फीलिंग से जूझते हैं, और सबसे बढ़कर जो खुद को बदलना तो चाहते हैं लेकिन कैसे नहीं समझ पा रहे किताब क्या नहीं है। ये एक जादुई उपायों की किताब नहीं है। ये नहीं कहती कि एक रात में सब ठीक हो जाएगा, बल्कि यह आपको तैयार करती है उस भीतर की लड़ाई के लिए जो आप रोज खुद से लड़ते हैं। और यही इसकी सच्ची ताकत है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि छोड़ना कोई एक बार किया जाने वाला काम नहीं है। ये एक कला है और हर कला की तरह इसे भी सीखना पड़ता है। अगर आप सही तरीके से नहीं छोड़ते तो वो चीज किसी और रूप में लौटकर फिर दर्द देती है, कभी रिश्ते में, कभी करियर में, कभी खुद के आत्मसम्मान में। इस किताब को पढ़ना खुद को समझने, माफ करने और फिर से जीने का रास्ता है। अंत में एक सवाल जो आपके दिल को कुरे देगा, अगर छोड़ना इतना जरूरी है तो फिर क्यों तुम्हारा मन हर बार उस दर्द की ओर वापस भागता है जिससे तुम आजाद होना चाहते हो? अध्याय 1, ओवरथिंकिंग
और नकारात्मक विचारों से मुक्ति। ओवरथिंकिंग क्या है? जब हमारा दिमाग किसी एक सोच, परिस्थिति या समस्या पर बार बार विचार करता है और कोई समाधान नहीं निकाल पाता, तो वह ओवरथिंकिंग कहलाती है। यह विचारों का एक अंतहीन सिलसिला बन जाता है जिसमें हम हर संभावित स्थिति का विश्लेषण करते हैं, अक्सर बिना किसी ठोस नतीजे के। ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह हमें निर्णय लेने में मदद नहीं करती, बल्कि हमें पंगु बना देती है। हम क्या होगा अगर, और मैंने ऐसा क्यों किया जैसे सवालों में इतना उलझ जाते हैं कि वर्तमान का मूल्य खो बैठते हैं। ओवरथिंकिंग हमें थका देती है, शारीरिक रूप से नहीं लेकिन मानसिक रूप से। जब हम बार बार एक ही बात सोचते हैं तो मस्तिष्क में तनाव बढ़ता है, जिससे कॉर्टिसोल नामक तनाव हार्मोन का स्तर ऊपर चला जाता है। इसके कारण व्यक्ति में चिड़चिड़ापन, अनिद्रा और आत्मसंदेह पनपने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर, किसी मीटिंग में कुछ गलत बोल देने के बाद अगर हम पूरे दिन खुद को कोसते रहें तो वह एक छोटी सी गलती हमारे आत्मसम्मान पर गहरा असर डाल सकती है। असल में वो घटना जितनी बड़ी नहीं होती, हम उसे उतना ही बड़ा बनाकर अपने मन में दोहराते रहते हैं। ओवरथिंकिंग अक्सर नकारात्मकता के साथ जुड़ी होती है। एक नकारात्मक विचार दूसरे को जन्म देता है। मान लीजिए आपने किसी दोस्त को मैसेज किया और जवाब नहीं मिला। अब पहला विचार यह हो सकता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? फिर दूसरा, क्या वह मुझसे नाराज है? और फिर, क्या मैं लोगों को खो देता हूं? यही चक्र है, छोटे से शक से शुरू होकर आत्मसंदेह और सामाजिक असुरक्षा तक पहुंचने वाला। इसे नेगेटिव स्पाइरल कहते हैं। जब हम इस चक्र में फंस जाते हैं तो यह न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि हमारे निर्णय लेने की क्षमता, रिश्तों और काम पर भी असर डालता है। अब सवाल उठता है, इस चक्र को तोड़ें कैसे? इसका पहला उत्तर है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस यानी वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ रहना, बिना किसी जजमेंट के। जब हम ध्यानपूर्वक वर्तमान में रहते हैं तो हम न बीते हुए को दोहराते हैं, न भविष्य की चिंता में उलझते हैं। हम सिर्फ अब में रहते हैं। माइंडफुलनेस का अभ्यास शुरू में कठिन लग सकता है, लेकिन यह धीरे धीरे एक मानसिक ढाल की तरह काम करने लगता है। उदाहरण के लिए, सुबह जागने के बाद 5 मिनट ध्यान लगाना, सांसों पर ध्यान देना, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना, न फोन न टीवी चलने के दौरान पैरों की हर हरकत महसूस करना, आसपास के रंगों और ध्वनियों पर ध्यान देना। इन छोटी छोटी आदतों से मस्तिष्क को यह सिखाया जा सकता है कि अब में रहना कितना सुकूनदायक और सशक्त है। एक आम गलतफहमी यह होती है कि हमें सोच बंद करनी है, लेकिन सोच को पूरी तरह बंद करना संभव नहीं है। हमें अपनी सोच को नियंत्रित नहीं बल्कि दिशा देनी होती है। इसका अर्थ है, जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे बस देखिए, उसका विश्लेषण मत कीजिए। जैसे आप सड़क पर आती जाती गाड़ियों को देखते हैं, वैसे ही अपने विचारों को आते जाते देखने की आदत डालिए। एक तकनीक है लेबलिंग। जब भी कोई विचार आए तो मन ही मन उसे नाम दीजिए, डर, शंका, योजना, पुरानी याद, और फिर उसे जाने दीजिए। इस तकनीक से आप विचारों के साथ अपनी पहचान कम करने लगते हैं और उनमें फंसने से बचते हैं। ओवरथिंकिंग अक्सर इसलिए भी होती है क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है जिसे हमने कभी बाहर निकालने का मौका नहीं दिया। लेखन इस जटिलता को सरल बना सकता है। हर दिन 10 मिनट फ्री राइटिंग, जो मन में आए बिना रोक टोक लिखना, करने से दिमाग हल्का महसूस करता है। इससे हमारे विचारों की दिशा स्पष्ट होती है और हम अंदर की आवाज को बेहतर समझने लगते हैं। ओवरथिंकिंग और नकारात्मकता अक्सर आत्म आलोचना से जुड़ी होती है। मैं बेवकूफ हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा गलती करता हूं। इस तरह के विचार हमें अंदर से तोड़ते हैं। इसे बदलने के लिए जरूरी है कि हम अपने अंदर के संवाद को पहचानें और उसकी जगह सहानुभूति और समझदारी वाला संवाद रखें। जैसे, मैंने गलती की लेकिन उससे सीख सकता हूं। अभी मुश्किल है लेकिन यह स्थायी नहीं है। इस तरह के विचार न केवल हमें स्थिर बनाते हैं बल्कि आत्मविश्वास को भी धीरे धीरे पुनर्निर्मित करते हैं।
ओवरथिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, यह एक आदत है जो समय, अभ्यास और सही तकनीकों से बदली जा सकती है। इसका समाधान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर ही छिपा है। लेकिन एक सवाल, अगर ओवरथिंकिंग हमारे दिमाग का काम है, तो क्या हम अपने ही दिमाग के खिलाफ लड़ रहे हैं, या क्या हम उसे ठीक से समझ ही नहीं पाए हैं? अध्याय 2, नियंत्रण की द्वैतता। हमारी चिंता, तनाव और निराशा का एक बड़ा कारण यह है कि हम उन चीजों पर नियंत्रण पाना चाहते हैं जो हमारे वश में नहीं होती। हम परिणाम चाहते हैं, परिस्थितियां चाहते हैं, लोग जैसे हम सोचते हैं वैसे बर्ताव करें, ये भी चाहते हैं। लेकिन सच यह है, हर चीज पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, और यहीं से शुरू होता है नियंत्रण की द्वैतता, द डाइकोटोमी ऑफ कंट्रोल का बोध। स्टोइक फिलॉसफी, जो कि यूनानी विचारक एपिक्टेटस, मार्कस ऑरेलियस और सेनेका जैसे महान चिंतकों ने विकसित किया था, इस बात पर जोर देता है कि हमारे जीवन में दो तरह की चीजें होती हैं जो हमारे नियंत्रण में होती हैं: हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे निर्णय, हमारी प्रतिक्रिया। जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, दूसरे लोगों का बर्ताव, मौसम, मृत्यु, बीमारियां, सामाजिक स्थितियां और अधिकांश बाहरी घटनाएं। स्टोइक सिद्धांत कहता है, अगर आप मानसिक शांति चाहते हैं तो जो चीजें आपके हाथ में हैं उन्हीं पर ध्यान दें। बाकी को स्वीकार करें, न कि उनसे लड़ें। मान लीजिए एक छात्र ने पूरे साल ईमानदारी से पढ़ाई की है, तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह परीक्षा देने गया, आत्मविश्वास के साथ उत्तर लिखे, लेकिन जब परिणाम आया तो अंक उम्मीद से कम थे। अब यहां दो बातें हो सकती हैं। छात्र अगर परिणाम को लेकर परेशान होता है तो वह उस चीज से लड़ रहा है जो उसके नियंत्रण में नहीं थी। लेकिन अगर वह अपनी मेहनत और ईमानदारी को महत्व देता है और परिणाम को स्वीकार करता है तो वह मानसिक रूप से स्थिर रहेगा। यही है नियंत्रण की द्वैतता का व्यावहारिक रूप। हम कार्य पर ध्यान दे सकते हैं, लेकिन परिणाम कई बार परिस्थितियों, सिस्टम और सौभाग्य जैसे कारकों से भी तय होते हैं। इसलिए सफलता का असली मापदंड सिर्फ परिणाम नहीं, बल्कि प्रयास की गुणवत्ता होनी चाहिए। जब हम हर चीज पर नियंत्रण पाना चाहते हैं, लोग क्या सोचते हैं, ट्रैफिक कैसा चलेगा, मौसम कैसा रहेगा, बॉस कैसे व्यवहार करेगा, तो हम एक असंभव उम्मीद पालते हैं। और जब यह उम्मीद टूटती है तो गुस्सा, कुंठा और चिंता हमारे भीतर पनपती है। सोचिए, आप सुबह ऑफिस के लिए तैयार हैं, लेकिन बाहर बारिश हो रही है। आप गुस्से में हैं, परेशान हैं, लेकिन क्या बारिश रुक जाएगी क्योंकि आप नाराज हैं? इसीलिए मौन स्वीकार्यता एक शक्ति है, नॉट वीकनेस बट विजडम। स्वीकार्यता का अभ्यास कैसे करें? दिन की शुरुआत एक सवाल से करें। आज अगर कोई चीज मेरे खिलाफ जाए तो क्या मैं उसे वैसे ही स्वीकार कर पाऊंगा जैसे मैं खुशी को करता हूं? यह सवाल दिमाग को मानसिक लचीलापन के लिए तैयार करता है। नियंत्रण जर्नल बनाएं, हर दिन 3 कॉलम में लिखें। जो मेरे नियंत्रण में है, जो नहीं है, मैं किस पर ध्यान दूंगा। यह अभ्यास हमारी सोच को साफ करता है और प्राथमिकता तय करता है। प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, घटना पर नहीं। आपका कोई करीबी कटु शब्द बोलता है, अब यह उसके व्यवहार पर आपका कोई नियंत्रण नहीं था, लेकिन आप कैसे जवाब देते हैं वह पूरी तरह आपके हाथ में है। यही आत्मसंयम और मानसिक परिपक्वता है। नियंत्रण को लेकर भ्रम, क्या सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दें? यहां एक जरूरी भ्रम भी है। कई लोग मान लेते हैं कि अगर हमने बाहरी चीजों को स्वीकार कर लिया तो इसका मतलब है हमने हार मान ली। लेकिन स्वीकार करना हार नहीं है, यह समझ है। इसका मतलब है जो तुम्हारे बस में है उस पर पूरी ताकत से काम करो। जो तुम्हारे बस में नहीं है उससे उलझो मत, उसे शांति से देखो और आगे बढ़ो। यह दृष्टिकोण इंसान को पीड़ित नहीं बल्कि प्रबुद्ध बनाता है। स्टोइक्स एक अभ्यास करते थे, प्रीमेडिटेशन मलोरम, जिसका अर्थ है बुरे की पहले से कल्पना करना। हर सुबह 5 मिनट खुद से पूछिए, अगर आज कुछ गलत हो जाए तो, अगर मेरा प्लान फेल हो जाए तो, अगर कोई मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे तो। यह कल्पना आपको मानसिक रूप से तैयार करती है ताकि असल जिंदगी में ऐसी घटनाएं आपको विचलित न करें। जैसे पानी के बहाव को रोकना संभव नहीं, वैसे ही जीवन की बाहरी घटनाओं को रोकना भी नहीं।
लेकिन हम नाव को कैसे चलाते हैं यह हमारे हाथ में है। नियंत्रण की इस द्वैधता को समझना जीवन को सरल और सार्थक बनाता है। लेकिन एक सवाल, अगर हम सिर्फ अपने विचार और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखते हैं तो क्या हमारे भाव भी हमारे बस में हैं या वे भी स्वतः उत्पन्न होते हैं? अध्याय 3, आत्मदूरी और बाहरीकरण। कभी आपने महसूस किया है कि जब आप किसी दोस्त की समस्या सुनते हैं तो समाधान आसानी से दिखता है, बट जब वही स्थिति आपके साथ होती है तो दिमाग उलझ जाता है। इसका कारण है कि दूसरों की स्थितियों को हम एक दूरी से देख पाते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं में हम डूबे रहते हैं। यही कारण है कि आत्मदूरी, सेल्फ डिस्टेंसिंग और बाहरीकरण, एक्सटर्नलाइजेशन जैसी मानसिक तकनीकें हमारे लिए अत्यंत प्रभावी साबित हो सकती हैं। आत्मदूरी क्या है? आत्मदूरी का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और अनुभवों को थोड़ा दूरी से देखना, जैसे आप अपने ही जीवन को एक दर्शक के रूप में देख रहे हों। यह दूरी हमें भावनात्मक स्पष्टता देती है। हम उन विचारों से चिपकते नहीं, उन्हें तटस्थ रूप से परख पाते हैं। यह कोई पलायन नहीं है, बल्कि यह भावनात्मक बुद्धिमत्ता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी गलती पर खुद को मैं बेकार हूं कह दिया, तो आत्मदूरी कहती है, रुको, इसे इस तरह देखो, मैं सोच रहा हूं कि मैं बेकार हूं। यह बदलाव मामूली लगता है, लेकिन यह आपके और उस विचार के बीच एक स्पेस बना देता है, और उस स्पेस में ही बदलाव की शक्ति छिपी होती है। बाहरीकरण तकनीक। बाहरीकरण का मतलब है अपने नकारात्मक विचारों और भावनाओं को दिमाग के भीतर छिपाकर रखने की बजाय उन्हें एक बाहरी पहचान देना। मान लीजिए आपको अक्सर यह विचार आता है, तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। अब इस विचार को एक काल्पनिक चरित्र बना दीजिए। मान लीजिए इसका नाम रख दिया शकुनी। हर बार जब यह विचार आए तो खुद से कहिए, लो, शकुनी फिर से बोलने आया है। अब देखिए, जब आप इसे एक अलग व्यक्ति मान लेते हैं तो उसके प्रभाव से थोड़ा मुक्त हो जाते हैं। जैसे आप किसी शरारती पड़ोसी की बातें जरूरी नहीं मानते, वैसे ही इन नकारात्मक विचारों को भी उतनी अहमियत नहीं देते। बाहरीकरण के जरिए आप अपने विचारों को नियंत्रण में लेते हैं। आप खुद को उन विचारों से अलग पहचानते हैं। आप उन्हें तटस्थ रूप से जांचते हैं। प्रभावित हुए बिना हमारा मन एक बंद कमरा है। अगर उसमें लगातार विचारों का धुआं भरता जाए और कोई खिड़की न खुले तो दम घुटने लगता है। लेखन वह खिड़की है। हर दिन कम से कम 10 मिनट के लिए जर्नलिंग करें। आज कौन सा नकारात्मक विचार सबसे ज्यादा सताया? उस विचार का स्वर कैसा था? डराने वाला, आलोचना करने वाला, निराशाजनक? क्या वह विचार 100% सच था? अगर आपका दोस्त ऐसा सोचता तो आप उसे क्या जवाब देते? इस तरह के सवाल विचारों के भावनात्मक प्रभाव को कम करते हैं और आपको अपने विचारों के मालिक की भूमिका में लाते हैं। आत्मदूरी बच्चों में कैसे सिखाई जाती है? यह तकनीक इतनी प्रभावशाली है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों से कहा जाता है कि अपने डर या नकारात्मक सोच को एक कार्टून कैरेक्टर जैसा रूप दें, जैसे नेगेटिव नागराज, और उससे बातचीत करें। वह पूछ सकते हैं, तुम फिर क्यों आए? तुम्हारे कहने से क्या मैं सच में बेकार हूं? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? ऐसा करने से बच्चों को भी जल्दी समझ आता है कि उनका डर और उनके विचार वही नहीं है जो वो खुद हैं। यही सिद्धांत बड़ों पर भी लागू होता है। क्यों काम करती है आत्मदूरी? अध्ययनों में पाया गया है कि जो लोग अपनी समस्याओं पर तीसरे व्यक्ति के दृष्टिकोण से सोचते हैं, वे बेहतर निर्णय लेते हैं, कम तनाव महसूस करते हैं, अधिक उद्देश्यपूर्ण सोचते हैं। उदाहरण, मैं क्या करूं की बजाय अगर आप सोचें, राहुल स्वयं का नाम इस स्थिति में क्या करे, तो आप ज्यादा व्यावहारिक निर्णय लेते हैं। यहां तक कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला भी इस तकनीक को अपनाने की बात करते हैं। ऑब्जर्व योर थॉट्स एज अ साइंटिस्ट, नॉट अ विक्टिम। नकारात्मक विचारों से भागना नहीं है, न ही उन्हें जबरन रोकना है। उन्हें पहचानना, समझना और उनका स्वरूप बदलना असली समाधान है। जब आप यह कह सकते हैं, यह मैं नहीं, मेरा डर बोल रहा है, तो आपने मानसिक स्वतंत्रता की दिशा में पहला कदम रख दिया है।
आप अपने विचारों के गुलाम नहीं हैं। आप अपने भावनाओं के मालिक बन सकते हैं, लेकिन इसके लिए पहले उन्हें देखने और समझने की कला सीखनी होती है। आत्मदूरी और बाहरीकरण यही कला सिखाते हैं, शांति से, सादगी से, असरदार तरीके से। लेकिन एक सवाल, अगर हम अपने विचारों को बाहर निकाल सकते हैं तो क्या हम अपनी पहचान को भी बदल सकते हैं, या क्या हम वही हैं जो हम सोचते हैं? अध्याय 4, गैर निर्णयात्मक सोच और आत्मदया। हमारी मानसिक पीड़ा का बड़ा हिस्सा नकारात्मक विचारों से नहीं, बल्कि उनके प्रति हमारे निर्णयात्मक रवैये से आता है। जब कोई विचार उठता है, मैंने गलती की, तो हम उसी पल खुद को दोषी, असफल और कमजोर ठहराने लगते हैं। लेकिन क्या हर विचार को तुरंत जज करना जरूरी है? इस अध्याय में हम समझेंगे कि गैर निर्णयात्मक सोच और आत्मदया हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं, बल्कि हमें अपनी ही नजरों में इंसानियत से भर देते हैं। गैर निर्णयात्मक सोच मतलब क्या है? गैर निर्णयात्मक सोच का मतलब है जो भी विचार या भावना आए उसे सिर्फ देखना और स्वीकार करना, बिना उसकी अच्छाई बुराई का फैसला किए। उदाहरण, मैं परेशान हूं। जजमेंट फ्री ऑब्जर्वेशन, परेशान हूं, और इसका मतलब है कि मैं कमजोर हूं। निर्णयात्मक सोच हमारे दिमाग को आदत है हर बात का लेबल लगाने की। यह सही है, यह गलत है, यह अच्छा है, यह मूर्खता है। लेकिन यह जजमेंट अक्सर समस्या को और बढ़ा देता है। गैर निर्णयात्मक सोच का अभ्यास दिमाग को कहता है, मैं जो अनुभव कर रहा हूं वही अभी मेरा सच है और यह ठीक है। निर्णय करने की लत, क्यों जरूरी है इससे बाहर निकलना? जब हम लगातार अपने हर विचार, भावना या व्यवहार को जज करते हैं तो हम खुद से दूरी बना लेते हैं। हमारा आत्मसंवाद कुछ ऐसा हो जाता है, तू हमेशा फेल होता है, तेरे जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते, तू इतना कमजोर क्यों है? इस सोच से निकलने का एकमात्र रास्ता है करुणा। लेकिन शुरुआत करनी होती है अपने ही साथ। आत्मदया का अर्थ है अपने प्रति वैसे ही दयालु होना जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त के साथ होते। अगर आपका दोस्त रोते हुए कहे, मुझसे गलती हो गई, तो आप उसे क्या कहेंगे? तू बेकार है, या सबसे होता है तू इंसान है। चल देखते हैं क्या किया जा सकता है। आत्मदया का अभ्यास हमें सिखाता है कि हम परफेक्ट नहीं हैं और न होने की जरूरत है। गलती इंसान होने का हिस्सा है। तकलीफ के समय खुद को और ज्यादा मारना कोई समाधान नहीं। डॉक्टर क्रिस्टिन नेफ, आत्मदया पर रिसर्च करने वाली विशेषज्ञ, कहती हैं, सेल्फ कंपैशन इज नॉट सेल्फ पिटी, इट्स गिविंग योरसेल्फ द सेम केयर एंड सपोर्ट you'd give to a loved one। व्यावहारिक तकनीक, नकारात्मक विचारों को दोबारा लिखना। यह अभ्यास बहुत सरल है लेकिन असरदार। मैं कभी कुछ ठीक नहीं कर पाता, आज मैं निराश महसूस कर रहा हूं। मैंने कोशिश की और यह मेरे सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझ में आत्मविश्वास की कमी है, मुझे इस वक्त खुद पर भरोसा नहीं हो रहा। यह भावना अस्थायी है और मैं इसे संभाल सकता हूं। मैं बहुत कमजोर हूं, मुझे इस समय कमजोरी महसूस हो रही है। कमजोरी को महसूस करना भी इंसान होने का हिस्सा है। हर बार जब कोई कठोर विचार दिमाग में आए तो उसे पहचानें, रुकें और फिर सवाल करें, क्या यह पूरी तरह सच है? अगर मेरा कोई प्रिय इसे कहता तो मैं उसे क्या जवाब देता? क्या मैं खुद से भी वैसा ही व्यवहार कर सकता हूं? गैर निर्णयात्मक सोच माइंडफुलनेस का आधार है और आत्मदया उसका दिल। जब हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें यह मिलती है स्पष्टता, मैं क्या महसूस कर रहा हूं, करुणा, मेरे लिए यह आसान नहीं और मैं अपने साथ हूं, धैर्य, बदलाव समय लेता है। यह कॉम्बिनेशन आत्म उत्साह का सबसे शुद्ध रूप है। आम गलतफहमी, क्या आत्मदया आलस्य को बढ़ावा देती है? कुछ लोग सोचते हैं कि अगर हम खुद से दयालु हो गए तो हम कामचोर बन जाएंगे। लेकिन सच यह है कि आत्मदया हमें और ज्यादा प्रेरित करती है, क्योंकि यह गिल्ट, डर और शर्म की जगह भरोसे, करुणा और आत्म स्वीकृति से संचालित होती है। जो इंसान खुद को समझता है वह ज्यादा मजबूत होकर उठता है और खुद को सुधारने की कोशिश करता है, मारने की नहीं। हर बार जब आप खुद को नीचा देखने लगें, उस पल को एक मौके की तरह देखें, एक मौका अपने साथ खड़े होने का। नकारात्मक सोच को हटाना जरूरी नहीं है,
उसे फिर से मानवता और समझदारी की भाषा में कहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन एक सवाल, अगर हम अपने विचारों को जज नहीं करें तो सही और गलत की समझ कैसे बनेगी? क्या गैर निर्णयात्मक सोच का मतलब नैतिक अस्पष्टता है? अध्याय 5, उत्कृष्टता बनाम पूर्णता। मुझे परफेक्ट बनना है। यह वाक्य सुनने में प्रेरणादायक लग सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा दबाव आत्मसंदेह और असंतोष का गहरा संसार है। अक्सर हम पूर्णता और उत्कृष्टता को एक ही चीज मान लेते हैं, लेकिन असल में ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। एक जकड़ता है, दूसरा आजाद करता है। इस अध्याय में हम समझेंगे कि पूर्णता का जाल कैसे हमें भीतर से तोड़ता है और कैसे उत्कृष्टता का मार्ग हमें आत्म स्वीकृति और मानसिक सशक्तिकरण की ओर ले जाता है। पूर्णता की चाह क्यों है ये एक जाल? परफेक्टनिज्म का मतलब होता है हर चीज बिना किसी गलती के आदर्श रूप में करना। इस सोच का मूल अक्सर आत्म मूल्य की भावना से जुड़ा होता है। अगर मैं परफेक्ट नहीं हुआ तो मेरी कीमत कम है। गलती का मतलब है कि मैं नाकाम हूं। यह सोच हमारी ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा आत्म संशय और डर में झोंक देती है। परफेक्शनिज्म हमें यह सिखाता है कि गलती शर्म की बात है, जबकि हकीकत यह है कि गलती सीखने का रास्ता है। लक्षण क्या होते हैं पूर्णतावाद के? बार बार चीजें टालना, प्रोक्रेस्टिनेशन, क्योंकि परफेक्ट प्लान तैयार नहीं हुआ दूसरों की तारीफ को अस्वीकार करना, क्योंकि मैं और बेहतर कर सकता था। खुद को हर बार दोष देना, चाहे नतीजा अच्छा ही क्यों ना हो। उत्कृष्टता, एक्सीलेंस का अर्थ है ईमानदारी से अपना सर्वोत्तम देना, लेकिन यह समझते हुए कि हर बार परफेक्शन संभव नहीं है। उत्कृष्टता कहती है मैं सुधार कर सकता हूं, लेकिन मैं अभी भी पर्याप्त हूं। गलती से मैं टूटता नहीं, सीखता हूं। मैंने पूरी निष्ठा से प्रयास किया, यही मेरी जीत है। यह दृष्टिकोण आत्म मूल्य को परिणाम से नहीं, प्रयास से जोड़ता है। जब हम उत्कृष्टता को अपनाते हैं तो हमारा ध्यान गुणवत्ता पर होता है, लेकिन हमारे मन में करुणा और लचीलापन भी बना रहता है। फर्क क्या है दोनों के बीच? परफेक्शन, एक्सीलेंस, उद्देश्य, बिना गलती के करना, बेहतर होते जाना। मानसिकता, मुझे आदर्श बनना है, मैं अपना बेस्ट दूंगा। फोकस, रिजल्ट। प्रक्रिया, गलती पर प्रतिक्रिया, शर्म और आत्मदोष, सीख और सुधार। भावनात्मक असर, तनाव, डर, आत्मसम्मान, प्रेरणा। जो व्यक्ति गलती को नाकामी मानता है वह हर ठोकर से टूट जाता है, लेकिन जो व्यक्ति गलती को फीडबैक मानता है वह हर अनुभव से मजबूत होता है। ग्रोथ माइंडसेट, जिसकी अवधारणा डॉक्टर कारोल ड्वेक ने दी, कहती है कि हमारी क्षमताएं स्थायी नहीं हैं। हम अभ्यास, गलतियों और अनुभव से बेहतर हो सकते हैं। प्रश्न यह नहीं है कि आपने गलती की या नहीं, प्रश्न यह है कि आपने उससे क्या सीखा। पूर्णता से मुक्ति के कदम, 1 इंच। डन इज बेटर देन परफेक्ट। नोट बनाकर दीवार पर लगाइए। हर बार जब आप किसी कार्य को टालें, खुद को याद दिलाइए, संपूर्णता नहीं, प्रगति जरूरी है। दो जोन्स फेल्योर लॉग बनाएं। हर हफ्ते अपनी एक गलती लिखिए और नीचे लिखिए, इससे मैंने क्या सीखा। धीरे धीरे दिमाग गलती को दुश्मन नहीं, साथी मानने लगता है। 3, खुद से सवाल करें, क्या यह मेरा बेस्ट प्रयास है? क्या मैं इंसान हूं या मशीन? अगर मेरे दोस्त ने यही गलती की होती तो मैं उससे क्या कहता? हम पूर्णता की तलाश अक्सर दूसरों की झूठी छवियों से प्रेरित होकर करते हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ सुंदर, सुखद और सफल दिखता है, लेकिन वह केवल एडिटेड रियलिटी है। हमें यह स्वीकारना होगा कि असली जिंदगी असुविधाजनक, अधूरी और असमंजस से भरी होती है, लेकिन वहीं से असली विकास हो रहा है। पूर्णता एक मृग तृष्णा है, जितना दौड़ो उतनी दूर लगती है। उत्कृष्टता एक यात्रा है, जहां आप हर कदम पर अपने आप को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, बिना खुद को खोए। जब हम यह मान लेते हैं कि मैं हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन हमेशा प्रयास कर सकता हूं, तभी हम मानसिक आजादी और आत्म संतुलन की दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन एक सवाल, अगर हम गलती को स्वीकार करना सीख जाएं, तो क्या दूसरों की गलतियों को माफ करना भी आसान हो जाएगा? या क्या हमारे लिए खुद की तुलना में दूसरों के प्रति दया रखना मुश्किल होता है? अध्याय 6, नकारात्मक आत्मलिपियों को पुनः लिखना।
हम दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो हमें गहराई से प्रभावित करते हैं। ये विचार हमारी पहचान, हमारे आत्म मूल्य और हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। इन्हीं विचारों का लगातार दोहराया जाना ही सेल्फ स्क्रिप्ट बन जाता है। और जब ये आत्मलिपियां नकारात्मक हों, जैसे मैं हमेशा फेल होता हूं, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मैं कभी अच्छा नहीं बन सकता, तो वे हमारे आत्म संवेदन को अंदर से खोखला कर देती हैं। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि नकारात्मक आत्मलिपियां क्या होती हैं, ये कैसे बनती हैं और इन्हें कैसे बदला जा सकता है ताकि हम अपनी कहानी खुद लिख सकें, एक शक्तिशाली, सशक्त और सच्ची कहानी। हम सभी के भीतर एक आवाज होती है जो हमें बताती है कि हम कौन हैं, क्या कर सकते हैं और कितनी हमारी कीमत है। ये आवाज बचपन के अनुभव, समाज, परिवार, असफलताओं और ट्रॉमा से बनती है। ये वाक्य आमतौर पर इस तरह के होते हैं: मैं हमेशा कुछ ना कुछ बिगाड़ ही देता हूं, मैं इतना अच्छा नहीं कि लोग मुझे पसंद करें, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता। समस्या यह है कि हम इन वाक्यों को सच मान लेते हैं, लेकिन वे सच नहीं होते। वे सिर्फ अनुशासनहीन विचारों की रिकॉर्डिंग होती है जो वर्षों से बिना रोक टोक चल रही होती है। नकारात्मक आत्मलिपियों को बदलने की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। 1. पहचानना। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि कौन सी बातें आप बार बार खुद से कह रहे हैं। प्रश्न पूछिए, क्या मैं खुद से कुछ कठोर वाक्य दोहराता हूं? किस स्थिति में मैं खुद को नीचा दिखाता हूं? क्या कोई खास आवाज है जो मेरे अंदर आलोचना करती है? दूसरी चुनौती देना। इन वाक्यों की सच्चाई को जांचिए। हर नकारात्मक लिपि को अदालत में पेश कीजिए जैसे कोई वकील करता है। प्रश्न पूछिए, क्या यह विचार 100% सच है? क्या इसका कोई प्रमाण है या यह सिर्फ मेरी धारणाओं का नतीजा है? अगर मेरे किसी प्रियजन ने ऐसा खुद के बारे में कहा होता तो मैं क्या कहता? तीसरा, पुनः लिखना। अब वह लिपि बनाइए जो सशक्त हो लेकिन वास्तविकता के धरातल पर हो। उदाहरण, नकारात्मक लिपि: मैं कभी किसी काम में सफल नहीं होता। पुनः लेखन: मुझे चुनौतियों का सामना करना पड़ा है लेकिन मैंने उनसे सीखा है और आगे बढ़ा हूं। स्क्रिप्ट फ्लिप तकनीक: स्टेप 1, अपने नकारात्मक विचार को कागज पर लिखिए, जैसे मैं किसी लायक नहीं हूं। स्टेप 2, उस विचार से जुड़ी भावना को पहचानिए। उदाहरण, निराशा, शर्म, थकान। स्टेप 3, उस विचार को चुनौती देने वाले 2 से 3 तथ्य लिखिए, जैसे मैंने पिछले साल एक मुश्किल प्रोजेक्ट पूरा किया था, मेरे दोस्त और परिवार मुझे सराहते हैं, मैं सीखने और सुधारने के लिए मेहनत करता हूं, मैं परिपूर्ण नहीं हूं लेकिन मैं लगातार सीख रहा हूं और बढ़ रहा हूं। यह अभ्यास रोजाना करें, क्योंकि आत्मलिपियां एक दिन में नहीं बनती और बदलती भी अभ्यास से हैं। आत्मलिपियां हमारे जीवन को कैसे आकार देती हैं? हमारे विचार हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, दृष्टिकोण हमारे व्यवहार को और व्यवहार हमारे जीवन की दिशा को। अगर आत्मलिपि यह है, मैं असफल हूं, आप मौके नहीं लेंगे, चुनौतियों से बचेंगे और हर असफलता को अपनी पहचान से जोड़ेंगे। अगर आत्मलिपि यह है, मैं सीख सकता हूं, आप प्रयास करेंगे, खुद पर विश्वास बनाएंगे और गलतियों को सुधारने के अवसर मानेंगे। जब नकारात्मक लिपि गहरी जड़ पकड़ चुकी हो तो कुछ नकारात्मक आत्मलिपियां और ट्रॉमा या गहरे भावनात्मक घाव से जुड़ी होती हैं। ऐसे में लेखन के साथ साथ आप थेरेपी, मेडिटेशन और सपोर्टिव डायलॉग को शामिल करें। कभी कभी खुद से पूछना भी मदद करता है, क्या यह सोच मेरे अंदर की मेरी आवाज है या किसी और की दी हुई परछाई? आपका आत्मसंवाद ही आपका आत्मसंवेदन बनाता है, और जब आप अपने अंदर की आवाज को नया रूप देते हैं तो आपके रिश्ते, निर्णय, दृष्टिकोण सब बदलने लगते हैं। आप वही नहीं हैं जो अब तक आपने सुना है, आप वह बन सकते हैं जो अब आप खुद को कहेंगे। आपके भीतर का आलोचक जितना तेज है, आपके भीतर का सहयोगी भी उतना ही शक्तिशाली हो सकता है। फर्क सिर्फ इस बात का है किसकी आवाज आप रोज सुनना चुनते हैं। हर नकारात्मक लिपि को एक चुनौती की तरह देखिए और हर पुनः लेखन को एक क्रांति की तरह। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, आप अभी भी उसका लेखक हैं। लेकिन एक सवाल,
अगर हमारी आत्मलिपियां बचपन से बननी शुरू होती हैं, तो क्या हम अपने बच्चों को सशक्त लिपियां देने का कोई तरीका सीख सकते हैं? अध्याय 7, विकासशील मानसिकता अपनाना। मैं ऐसा नहीं कर सकता बनाम मैं अभी ऐसा नहीं कर सकता। इन दो वाक्यों में फर्क सिर्फ शब्दों का नहीं, एक पूरी मानसिकता का है। यही फर्क तय करता है कि हम असफलता से रुकेंगे या उससे सीखकर आगे बढ़ेंगे। इस अध्याय में हम बात करेंगे स्थिर मानसिकता और विकासशील मानसिकता की। यह समझना जरूरी है कि हम जिस मानसिकता से दुनिया को देखते हैं, वही हमारी सीमाएं तय करती है या उन्हें तोड़ती है। स्थिर मानसिकता बनाम विकासशील मानसिकता। स्थिर मानसिकता वह सोच है जो मानती है मेरी बुद्धिमत्ता जन्मजात है, मुझ में जो कमी है वो कभी नहीं सुधर सकती। अगर मुझे किसी काम में मेहनत करनी पड़ रही है तो इसका मतलब मैं उसमें अच्छा नहीं हूं। यह मानसिकता न केवल हमारी सीमाएं तय करती है, बल्कि हमें जोखिम उठाने, नया सीखने और गलतियों से उबरने से भी रोकती है। विकासशील मानसिकता कहती है मेरी क्षमताएं अभ्यास और सीखने से बढ़ सकती है। हर गलती एक सबक है। कठिनाई का मतलब है कि मैं कुछ नया सीख रहा हूं। यह सोच डॉक्टर कारोल वेक के शोध पर आधारित है, जिन्होंने बताया कि बच्चों, छात्रों, कर्मचारियों और यहां तक कि एथलीट्स में भी विकासशील मानसिकता अपनाने से प्रदर्शन और आत्मविश्वास में जबरदस्त सुधार आता है। जब जीवन में कठिन समय आता है, चाहे वो असफलता हो, आलोचना हो या निराशा, तो हमारी मानसिकता तय करती है कि हम उसे दीवार मानते हैं या सीढ़ी। उदाहरण, एक छात्र परीक्षा में कम अंक लाता है। स्थिर मानसिकता, मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा। विकासशील मानसिकता, यह रणनीति काम नहीं आई, अगली बार मैं तरीके बदलूंगा। दूसरा उदाहरण, किसी ने प्रेजेंटेशन में गलती कर दी। स्थिर मानसिकता, मैं शर्मिंदा हूं, लोग मुझे गंभीरता से नहीं लेंगे। विकासशील मानसिकता, मुझे पता चला कि तैयारी और सुधार की कहां जरूरत है। हर चुनौती एक दर्पण की तरह होती है। विकासशील मानसिकता उसमें कमजोरी नहीं, संभावना देखती है। विकासशील मानसिकता को रोजमर्रा में अपनाना। 1, अभी नहीं का सिद्धांत। जब भी आप कहें मुझे ये नहीं आता, उसे बदलिए, मुझे गणित नहीं आता, मुझे गणित अभी नहीं आता। अभी नहीं एक छोटा वाक्य है, लेकिन यह मस्तिष्क को सिखाता है कि सीखना संभव है। सेठ, प्रयास की तारीफ करें, परिणाम की नहीं। अपने या दूसरों के प्रयास को सराहें। जैसे, तूने बहुत मेहनत की और यही सबसे जरूरी बात है। तूने हार नहीं मानी, यह प्रशंसनीय है। 3, असफलता को दस्तावेज करें। हर हफ्ते एक फेलियर रिफ्लेक्शन लिखिए। मैंने क्या करने की कोशिश की, क्या नहीं हुआ जैसा मैंने सोचा था, इससे मैंने क्या सीखा। यह आदत असफलता से डर को घटाती है और सीखने की भूख बढ़ाती है। बच्चों और युवा दिमाग में मानसिकता कैसे बनती है? बचपन में जब हमें बार बार यह सुनने को मिलता है, तू बहुत होशियार है, तो हम इसे अपनी पहचान बना लेते हैं। फिर जब कोई चीज मुश्किल लगती है, तो हम डरते हैं कि कहीं लोग यह न कहें कि हम उतने होशियार नहीं जितना उन्होंने सोचा। इसीलिए यह कहना ज्यादा असरदार है। तूने इस समस्या पर ध्यान लगाया और कई कोशिशें की। इस बार नहीं हुआ, अगली बार तू और बेहतर करेगा। इस तरह हम उन्हें स्थायी आत्मसम्मान नहीं, बल्कि सीखने की आदत देते हैं। मानसिकता एक आदत की तरह है, पहले बनी होती है, फिर बार बार दोहराई जाती है। उसे बदलने में वक्त लगता है, लेकिन हर छोटी कोशिश का असर होता है। हर बार जब आप खुद से कहें, मैं तो ऐसा ही हूं, रुकिए और बदली से, मैं ऐसा हूं, लेकिन बेहतर बन सकता हूं, यह मुझसे नहीं होगा। बोलिए, अगर मैं प्रयास करूं तो शायद हो सकता है। ये बदलाव छोटे हैं, लेकिन धीरे धीरे वे एक नई सोच की नींव रख देते हैं। छठा उदाहरण, परिवर्तन की ताकत। एक छात्र जो हमेशा गणित से डरता था, ने खुद से वादा किया, हर दिन 15 मिनट अभ्यास करूंगा, भले ही गलतियां करूं। शुरुआत में 10 में से 8 सवाल गलत होते थे, लेकिन 1 महीने बाद वही छात्र कहने लगा, अब गलतियां डरावनी नहीं लगती, वे मुझे मजबूत बनाती हैं। यही है विकासशील मानसिकता का कमाल, डर को सीख में बदल देना। आपका दिमाग एक मांसपेशी की तरह है, जितना उसे खींचते हैं उतना मजबूत होता है। विकासशील मानसिकता वही स्ट्रेच है
जो आपकी सीमाओं को आगे धकेलती है, नकारात्मक आत्मलिपियों को कमजोर करती है और हर असफलता को अवसर में बदल देती है। आपका भविष्य आपके विचारों में नहीं, आपके विचारों की दिशा में है। लेकिन एक सवाल, अगर मानसिकता ही सब कुछ है, तो क्या हमारी भावनाएं, डर और आदतें सिर्फ सोच का हिस्सा हैं या कुछ और भी है जो हमें पीछे खींचता है? अध्याय 8, वर्तमान में जीना और अनासक्ति। अगर मैं अतीत में नहीं जीता, भविष्य की चिंता नहीं करता और वर्तमान को पूरी तरह महसूस करता हूं, तो मैं वास्तव में जी रहा हूं। लेकिन सच यह है कि हम में से ज्यादातर लोग या तो अतीत की यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य की कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, और इसी सोच की हलचल में हमारा असली जीवन यानी वर्तमान हमसे छूटता चला जाता है। इस अंतिम अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे वर्तमान में जीना और अनासक्ति, नॉन अटैचमेंट का अभ्यास हमारी आंतरिक शांति और मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी बन सकता है। हमारा मन एक टाइम मशीन की तरह है, हर वक्त या तो पीछे भागता है या आगे। काश मैंने वो बात न कही होती। अतीत, अगर ये ना हुआ तो क्या होगा? भविष्य, इन दोनों ध्रुवों के बीच हमारा आज पिसता रहता है। लेकिन जीवन केवल वर्तमान क्षण में ही घटता है। वर्तमान में जीने का मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और शरीर के अनुभवों को इस अब भी में महसूस करना, किसी भी काम को करते समय सिर्फ उसी में पूर्ण रूप से मौजूद रहना, हर सांस को, हर पल को एक तोहफा मानना। जैसा कि एक कहावत है, पास्ट हिस्ट्री, फ्यूचर है मिस्ट्री, प्रेजेंट है एक गिफ्ट। वही क्यों है कि प्रेजेंट। अनासक्ति का अर्थ है बिना चिपके हुए जीना। इसका मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन हो जाएं या कुछ भी महसूस न करें। अनासक्ति का असली अर्थ है चीजों को उनका स्वाभाविक रूप समझकर स्वीकार करना, किसी भी भावना, व्यक्ति या परिस्थिति को बांधने की कोशिश न करना। यह जानना कि सब कुछ बदलता है और यही नियम है। हम अक्सर लोगों, भावनाओं, विचारों या परिणामों से इतने जुड़े होते हैं कि जब वो हमारी उम्मीद से अलग हो जाते हैं तो हम टूट जाते हैं। अनासक्ति हमें यह सिखाती है, प्यार करो, लेकिन जब जाने का समय हो तो छोड़ भी सको। कोशिश करो, लेकिन परिणाम पर टंगे मत रहो। जीवन को पकड़ो नहीं, उसे प्रवाहित होने दो। माइंडफुलनेस तकनीक। माइंडफुलनेस यानी पूर्ण जागरूकता से वर्तमान में रहना, न निर्णय करना, न तुलना करना, बस देखना, महसूस करना। यह अभ्यास हमें अपने भटकते हुए मन को वर्तमान क्षण में वापस लाने में मदद करता है। कुछ सरल माइंडफुलनेस अभ्यास। 1. 3 सांस तकनीक। एक गहरी सांस लें और महसूस करें। दूसरी सांस में अपने शरीर पर ध्यान दें। तीसरी सांस में अपने आसपास की ध्वनियाएं सुनें। यह अभ्यास किसी भी तनावपूर्ण क्षण में आपको यहां और अभी में वापस लाता है। 2. माइंडफुल वॉकिंग, सजगता से चलना। 5 मिनट चलिए और सिर्फ अपने पैरों की हर हरकत, जमीन की सतह, हवा की ठंडक को महसूस कीजिए, बिना फोन, बिना बातचीत। 3. माइंडफुल ईटिंग। खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, स्वाद, गंध, बनावट। हर निवाले को ध्यानपूर्वक चबाइए जैसे वह कोई पूजा है। हमारी सबसे बड़ी मानसिक परेशानी तब होती है जब हम हर चीज पर नियंत्रण चाहते हैं। मैं हर स्थिति को संभाल सकूं, मैं हर रिश्ते को बचा लूं, मैं कोई गलती ना करूं, मैं हमेशा सबका पसंदीदा बना रहूं। लेकिन जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम केवल प्रयास कर सकते हैं, परिणाम पर हमारा नियंत्रण नहीं है, तभी शांति आती है। वर्तमान में जीने और अनासक्ति का मिलाजुला अभ्यास यह कहता है, मैं इस पल में पूरी तरह उपस्थित हूं और जो कुछ भी हो रहा है उसे उसी रूप में स्वीकार करता हूं, न उसे पकड़ने की कोशिश करता हूं, न बदलने की। जब मन भटके तो क्या करें? मन का भटकना स्वाभाविक है। माइंडफुलनेस या अनासक्ति का अभ्यास परफेक्शन नहीं, नम्रता और धैर्य से किया जाता है। जब मन भटके, उसे पकड़िए नहीं, बस देखिए। खुद को दोष मत दीजिए, बस वापसी की अनुमति दीजिए। हर बार जब आप वापस आते हैं, आप एक स्तर और सजग हो जाते हैं। अब आपके पास वह मानसिक चाबी है जो आपको अतीत की कैद और भविष्य की चिंता से मुक्त कर सकती है। वर्तमान ही एकमात्र जगह है जहां शांति, शक्ति और परिवर्तन संभव है। आगे बढ़ने के लिए कुछ सुझाव। हर दिन कम से कम 5 मिनट मौन में बिताइए, जहां आप सिर्फ अपनी सांस और शरीर को महसूस करें। स्क्रिप्ट फ्लिप जर्नल रखें।
हर नकारात्मक सोच को सकारात्मक में बदलें। हर हफ्ते एक चुनौती को एक सीख के रूप में लिखें ताकि आप हर अनुभव को आत्मविकास में बदल सके। सामाजिक तुलना से बचें। अपने सफर को अपने मापदंड से मापिए, दूसरों के नहीं। हर सुबह खुद से कहें, मैं इस दिन को पूरी सजगता और नम्रता के साथ जीने की कोशिश करूंगा। आखिरी सवाल, लेकिन सबसे जरूरी, क्या आप खुद को वो मानसिक आजादी देने को तैयार हैं जो आप दूसरों को इतनी आसानी से देने के लिए तैयार रहते हैं? अब समय है खुद के सबसे सच्चे संस्करण को गले लगाने का। आपकी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो अभी शुरू हुई है। तो आखिर में द आर्ट ऑफ लेटिंग गो हमें एक बहुत गहरी और जरूरी बात सिखाती है कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चीजों को छोड़ना ही असली आजादी है, चाहे वो कोई रिश्ता हो, कोई आदत या खुद से जुड़ी कोई पुरानी सोच। निक ट्रेंटन यही कहते हैं, जब हम अपने अतीत को जाने देते हैं तभी हमारे पास एक बेहतर भविष्य बनाने की जगह होती है। लेटिंग गो का मतलब हार मानना नहीं है, इसका मतलब है खुद पर भरोसा करना, यह मानना कि आप बिना उस बोझ के भी आगे बढ़ सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, खुद को माफ करना, खुद को समझना और खुद को दोबारा चुनना। तो अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो सबसे पहले यह पूछिए, क्या मैं अब भी पुराने जख्मों से चिपका हूं या मैं अब उन्हें छोड़कर खुद के लिए कुछ नया बना सकता हूं? क्योंकि छोड़ना भी एक कला है और यही किताब हमें सिखाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ऑडियो बुक फ्लो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सी बात छू गई। मिलते हैं अगली किताब के साथ। धन्यवाद।